आज जो हम वैशेषिक फिलॉसफी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में हम पढ़ें इससे पहले हम थोड़ा सा जो मैं मिस कर गई वो है कि हम फिलॉसफी के की ब्रांचेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। अब फिलॉसफी की जो ब्रांचेस हैं वो एपिस्टोमोलॉजी है, मेटाफिजिक्स है और एक्सियोलॉजी है ना। एपिस्टोमोलॉजी कहते हैं ज्ञान मीमांसा, यानी जहाँ पे आप नॉलेज के बारे में सीखते हो, ज्ञान के बारे में सीखते हो, आपकी एपिस्टेमोलॉजी है ना। तो यहाँ से अगर मैं एजुकेशन को कनेक्ट करूँ तो है कि हम जो टीचिंग मेथड कैसे मतलब कैसे सीखा जाता है, कैसे सीखा जाता है मतलब हम कौन सा टीचिंग मेथड अप्लाई कर रहे हैं ना, जो हम टीचिंग मेथड अप्लाई करते हैं वो सारा एपिस्टेमोलॉजी। अब मेटाफिजिक्स में आपका कोस्मोलॉजी है, ऑन्टोलॉजी है ना, फिलॉसफी ऑफ सेल्फ है और एस्कैटोलॉजी है। इसमें हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, एक उद्देश्य वाली बात हो जाती है। मेटाफिजिक्स को हिंदी में तत्व मीमांसा कहते हैं। और ये तत्व मीमांसा मतलब देखो, फिजिक्स से अगर मैं इसको जोड़ूं तो एक तो होता है जैसे यानी हम ये जो फिजिक्स का अध्ययन करते हैं ना कि ये परमाणु है, अणु है, परमाणु है और फिर एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, जब इससे परे बात की जाए तो वो हमारा जो है वो मेटाफिजिक्स में आता है, तत्व मीमांसा में आता है। यानी फिजिकल वर्ड की बात ना करके आत्मा संबंधी बातों की बात की जाए, आत्मा परमात्मा इससे संबंधित बात की जाए तो वो हमारा मेटाफिजिक्स है। अब वैसे तो इसमें चार प्रकार हैं। कॉस्मोलॉजी है, ऑन्टोलॉजी है, कॉस्मिगोनी है और फिलॉसफी ऑफ सेल्फ, जिसको किसी समय में साइकोलॉजी बोला जाता था, और स्कैटोलॉजी है। कॉस्मोलॉजी क्या है कि इतना डिटेल में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी यह है कि सृष्टि के बारे में, कौन था, किसने बनाई, क्या ये सृष्टि खत्म होगी, ये सारा जो है वो कॉस्मोलॉजी में आता है। और जो ये जो आपका ऑन्टोलॉजी है, इसमें यानी ईश्वर का अस्तित्व है कि नहीं, है ना। फिलॉसफी ऑफ सेल्फ में मैं कौन हूँ, है ना। मैं ये तो बोलता हूँ कि मेरे शरीर इतना लंबा हो गया, मैं ये नहीं बोलती कि मेरा शरीर इतना लंबा हो गया, है ना। मतलब मैं अपने आप को शरीर से जोड़ती हूँ, मैं बोलती हूँ मैं 5 फुट की हो गई, है ना, मेरा वजन 60 किलो हो गया। मैं कभी भी ये नहीं कहती कि मेरा शरीर 60 किलो हो गया, जबकि होता मेरा शरीर ही है। तो इसका मतलब मैं शरीर से अलग हूँ कुछ, है ना। तो फिर बात आती है आत्मा की कि कहीं मैं आत्मा हूँ क्या फिर, क्योंकि शरीर तो मरता है, नश्वर है वो, लेकिन आत्मा बोलते हैं नहीं, मरती नहीं। तो आत्मा अजर और अमर है। तो क्या आत्मा का अस्तित्व है, और अगर आत्मा का अस्तित्व है तो उसका परमात्मा से क्या है, यानी इन सब का जो हम डिटेल में अध्ययन करते हैं वो हमारा मेटाफिजिक्स हो जाता है। जबकि हम उसमें एपिस्टेमोलॉजी में ज्ञान के बारे में बात करते हैं, है ना। और अगर मैं मेटाफिजिक्स को एजुकेशन से जोड़ूं तो हम जितनी ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं वो हमारा यानी हमारा उद्देश्य क्या है एजुकेशन में। हम बीएड की डिग्री वो ले टीचर बनना चाहते हैं, हम बीएड की डिग्री लेना चाहते हैं, तो वो ये जो सारी चीज़ है एजुकेशन से अगर रिलेटेड करें तो मेटाफिजिक्स का संबंध ऑब्जेक्टिव से होता है। अब इसके बाद आता है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी बोलते हैं मूल्य मीमांसा, यानी जब हम एथिक्स की बात करते हैं, जब हम एस्थेटिक पार्ट की बात करते हैं, सौंदर्य शास्त्र है ना, उसकी बात करते हैं, तो वो सारे एथिक्स या वैल्यूज जिसको बोले, है ना, नॉर्म्स जिसको बोलते हैं, तो जब हम इसकी बात करें तो वो हमारा मूल्य मीमांसा आता है। अब मूल्य मीमांसा में एम अगर एजुकेशन से रिलेट किया जाए तो वो एम से संबंधित है, यानी मैं एक अच्छा टीचर कैसे बन सकता हूँ, ये मेरा एम है। तो ये जो संबंध है ये हमारा एक्सियोलॉजी से हो जाएगा। अब आइए अपने अब देखो, न्याय ने हमें प्रमाण दिया, है ना, न्याय दर्शन है, और उस प्रमाण को कि भाई संसार जो है वो किन किन चीज़ों का बना हुआ है।
अब जो प्रमाण थे उन प्रमाणों का विश्लेषण करने के लिए या उनको देखने के लिए वैशेषिक जो थे वो आगे आए। उन्होंने कहा कि कुछ वैशेषिक वालों ने ये बोला कि कुछ संसार की कुछ चीज़ों को हम प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं और कुछ चीज़ों को हम अप्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप में जैसे जल है, आकाश है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में जैसे आत्मा है ना, जैसे अंतरिक्ष या जैसे अभाव प्रमाण। तो उन्होंने आगे ये बोला कि जो ये 5 तत्व हैं वो प्रत्यक्ष हैं और कुछ अप्रत्यक्ष हैं, जैसे स्पेस टाइम है ना, मन है, आत्मा है, अभाव है, प्रमाण। टाइम का भी वही है कि टाइम हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन गुजरता है तो उसके गुजरने का पता चलता है कि वो पास ऑन हो गया। अभाव है, यानी अभाव भी एक प्रमाण है, यानी जो चीज़ हमें नहीं दिखाई देती तो वो क्यों नहीं दिखाई दे रही, तो वो भी एक अभाव प्रमाण। तो इसके आधार पर जो था वो मतलब विश्लेषण किया गया कि भाई न्याय जो है वो प्रमाण बताएगा, वो रास्ता बताएगा। और जो विशेषिक है वो उस रास्ते का विश्लेषण करेगा, है ना, या उस विश्व का या संसार का विश्लेषण करेगा, उस प्रमाण से विश्लेषण करेगा। तो इन दोनों को इसके मिला के जो दर्शन बना वो हमारा रियलिज्म कहलाया। अब चूंकि इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके के प्रमाण हैं, यानी रियलिज्म वो इज्म है जिसमें कि हम ये कहते हैं कि चीजें एग्जिस्ट करती हैं चाहे हमारी नॉलेज में हो या ना हो, यानी प्रत्यक्ष भी होती है अप्रत्यक्ष भी होती है। वैशेषिका दर्शन जो है वो सेकंड नंबर पर सबसे पुराना दर्शन है। सबसे पुराना दर्शन वैसे तो सांख्य है, उसके बाद सेकंड जो पुराना दर्शन आता है वो वैशेषिका आता है। अब चूंकि कणाद ऋषि ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, कणाद के को हम उलूक भी बोलते हैं और इसकी वजह से इसका नाम आलोक के दर्शन भी है वैशेषिका का। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये इसको कहीं कहीं पे वैशेषिका या फिर आलोक के दर्शन भी आ सकता है। अब ये दो बातों पर बहुत जोर देती है, एक तो प्लूरलिज्म और एक रियलिज्म। रियलिज्म का मतलब है कि चाहे नॉलेज जो है वो रियलिटी जो है वो एक या दो नहीं होती बल्कि बहुत सारी होती हैं, है ना, जिसमें कुछ प्रत्यक्ष होती है और कुछ अप्रत्यक्ष होती हैं, और ये रियलिज्म हो जाता है। यानी जो नॉलेज है वो एग्जिस्ट करती है, पदार्थ एग्जिस्ट करते हैं चाहे हमें पता हो या ना पता हो, ठीक है, ये रियलिज्म हो जाता है। अब पूरे यूनिवर्स को, चूंकि ये मेटा फिजिक्स पर आधारित है, तो पूरा जो यूनिवर्स है उन्होंने उस पूरे यूनिवर्स को वैशेषिक शिका ने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो ये पार्ट्स हैं, 7 कैटेगरीज हैं, इनको बोलते हैं पदार्थ। अब इन सातों पदार्थ को वैसे तो बेसिकली ये कहा जाता है कि दो भागों में विभाजित किया है, भाव और अभाव। भाव जो एग्जिस्ट करते हैं बीइंग, और जो नहीं एग्जिस्ट करते वो अभाव, है ना। तो वो बीइंग, ये भी इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में। अब ये जो भाव हैं ये 6 है टोटल: सब्सटेंस, क्वालिटी, एक्शन, जनरलिटी और पर्टिकुलरिटी, इनहेरेंस। और उसके बाद है जो नॉन बीइंग है अभाव, वो नॉन बीइंग, है ना। जो 6 हैं वो तो ऋषि कणाद ने दिए थे, और जो 7वां है वो उनके जो डिसाइपल्स हैं उन्होंने दिए थे, जो उनके शिष्य हैं उन्होंने दिए थे। अब वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब वैशेषिका वाले जो जिस नॉलेज को मानते हैं वो है परसेप्शन और इन्फेरेंस, मतलब जो अनुमान है, और दूसरा प्रत्यक्ष नॉलेज को ये मानते हैं, यानी जो सामने है वही सत्य है। और या फिर अनुमान लगाते हैं कि बारिश है तो आग जल रही है, धुआं निकल रहा है तो कहीं आग जल रही होगी। थोड़ा सा जो पदार्थ को इन्होंने जो 7 पार्ट्स में बांटा है उसके बारे में ले लीजिए। जैसे कि सब्सटेंस है, हालांकि बहुत कम इसमें आता है क्वेश्चंस में, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सा इसमें ले लीजिए। जैसे सब्सटेंस है, तो सब्सटेंस में 9 सब्सटेंस हैं, है ना। जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, हवा,
टाइम, स्पेस, माइंड और अंतरिक्ष, माइंड और स्वयं मतलब सेल्फ, है ना। और जो क्वालिटी है वो 24 गुण हैं। और जो कर्म है वो 5 तरीके के कर्म हैं। बाकी तो ये छोटी छोटी सी विशेष सौम्य, ये बहुत डीपेस्ट चीज़ें हैं जो कि मेनली फिलॉसफी वाली चीज़ों में आती हैं। जिनका एग्जिस्टेंस नहीं है वह अभाव है, ये ध्यान रखिएगा। सातवां जो एक तो ये असत्कार्यवाद को मानते हैं। असत्कार्यवाद मतलब एक तो होता है कार्यवाद और एक होता है असत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद वो होता है जिसमें कि हम काज एंड इफेक्ट को मानते हैं। यानी दूध से अगर दही जमा होगा तो दूध कहीं ना कहीं, दही तभी बना जब दूध था, है ना। लेकिन असत्कार्यवाद कहता है काज और इफेक्ट में कोई संबंध नहीं है। दूध से दही जमा है ऐसा नहीं है, दूध जब तक दूध था वो दूध था। लेकिन जब दही बना तो वो दही एक नई प्रक्रिया है। जबकि जो सत्कार्यवाद है वो बोलते हैं कि नहीं, दही में काज था, उसके पीछे दूध था जिसकी वजह से वो दही बना। तो काज एंड इफेक्ट की जो थ्योरी है उसको नकार देता है वैशेषिका फिलॉसफी। दूसरा, इन्होंने न्याय फिलॉसफी की तरह से बोला कि गॉड ही सुप्रीम पावर है। एक जो इनका, चूंकि ये मेटाफिजिक्स से रिलेटेड थे, तो एक इनका बड़ा जो इन्होंने कहा है कि जो सोल है वो अगर जब तक उसमें उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक तो वो बंधनों में रहती है। और जैसे ही उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो लिबरल हो जाती है। तो जो लिबरल सोल होती है वो सारे सुख दुख के बंधनों से अछूती होती है, उस पर सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स, अब मेरी आवाज़ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आपको सुनने को मिल रहे होंगे। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि मैं फिलॉसफी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो फिलॉसफी आपके कोर्स में है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि केवल वही इम्पोर्टेंट पार्ट दूँ, क्योंकि ये नेट के पर्पस का नहीं है पेपर। ये जो पेपर आएगा वो टीचिंग प्रोफिशिएंसी से आएगा। तो बहुत ज़्यादा डीप में फिलॉसफी के जाने की ज़रूरत नहीं, तो मुझे बार बार देखने की ज़रूरत पड़ रही है। दूसरा, फिलॉसफी कभी मेरा सब्जेक्ट रहा नहीं, तो हर एक टर्म को मैं अच्छी तरह से समझने के बाद ही आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि क्वेश्चंस, मेरा प्रयास यही है कि इसमें से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस आ जाएं, ताकि आप उनको सॉल्व कर सको और इस परीक्षा में पास हो सको। ऑल द बेस्ट। कल फिर एक नई फिलॉसफी के इस स्कूल ऑफ फिलॉसफी के साथ आएंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। थैंक यू।